स्वाति, गलती से भी दोबारा ऐसी बात अपनी जुबां पर मत लाना। और माँ को भी पता नहीं क्या सूझी। कम से कम उन्हें तो सोचना चाहिए था कि बस करो अमर, माँ को कुछ मत कहना। यह निर्णय माँ का नहीं बल्कि मेरा है। स्वाति का स्वर भी कठोर हो गया। अगर ऐसा है तो यही कहूँगा कि दिमाग फिर गया है तुम्हारा। तुम्हें ऐसी बातों से फर्क नहीं पड़ता हो, लेकिन मुझे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि वह तुम्हारी माँ नहीं मेरी माँ है। क्रुद्ध होकर अमर ने करवाहट उगली। हाँ, तुम्हें इसलिए फर्क पड़ता है क्योंकि तुम सारी बातें सिर्फ अपनी दृष्टिकोण से देखते हो। किसी और की भावनाओं और दृष्टिकोण से तो तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है। स्वाति ने भी उतने ही तीखेपन से जवाब दिया। कान खोल कर सुन लो स्वाति, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कभी नहीं हो सकता। लोक लाज भी कोई चीज होती है। यह रायता फैलाकर तमाशा मत बनाओ। अब इस विषय में इससे आगे मैं कोई बहस नहीं करना चाहता। दो टुक बोलकर अमर गुस्से में बिना खाए पिए ही ऑफिस के लिए निकल गया। बेटे बहू के बीच हो रही इस टकरार की आवाज निर्मला देवी तक पहुंच रही थी, पर वह यह सोचकर उनके बीच बचाव करने नहीं पहुंची कि कहीं उनके जाने से आग में और घी ना पड़ जाए। वह भी वर्ष सी दिवंगत पति मोहन जी की तस्वीर के आगे सिर झुकाकर सिसक पड़ी। इधर स्वाति को समझ में नहीं आ रहा था कि इतने शांत और सौम्य स्वभाव का अमर यह बात सुनकर इतना विचलित और क्रुद्ध क्यों हो गया। अमर के जाने के बाद वह वहीं सोफे पर बैठ गई और सारी बातों पर सिरे से विचार करने लगी। स्वाति और अमर के विवाह को 7 वर्ष हो चुके थे। विवाह से 1 वर्ष पूर्व ही अमर के पिता का देहांत हो गया था। इस आयु में अमर की मां निर्मला देवी के लिए जीवन साथी का वियोग असह्य हो गया था। वह दुखी और अवसादित होकर जैसे अंदर ही अंदर घुलने लगी थी। फिर सभी मित्रों और संबंधियों के समझाने बुझाने पर उन्होंने शीघ्र ही अमर का विवाह करने का निर्णय ले लिया। अमर ने भी मां की अवस्था देखते हुए इस विषय में बिना कोई विवाद किए अपनी सहमति दे दी। निर्मला देवी बहुत ही चुनकर और अपनी पसंद से स्वाति को बहू बनाकर इस घर में ले आई। घर में जैसे नई खुशियां आ गई। अच्छी बात यह थी कि स्वाति का ऑफिस भी अमर के ऑफिस के पास ही था, तो दोनों साथ ही आने जाने लगे। कभी सप्ताहांत पर घूमने निकल जाते। कुछ तो बचपने और कुछ नव परिणय के फुलक में अमर और स्वाति कभी माँ के एकाकीपन को भांप ही नहीं पाए। 2 साल के बाद पुत्र शिवम का जन्म हुआ। नन्हे कदमों के साथ वह पूरे घर के लिए नई उमंगें लेकर आया था। मातृत्व अवकाश समाप्त होने के बाद स्वाति ने पुनः ऑफिस जाना प्रारंभ कर दिया। निर्मला देवी बड़े प्यार से शिवम की देखभाल करने लगी, मगर अमर और स्वाति ऑफिस से आते तो वे शिवम के साथ व्यस्त हो जाते और आपस में कार्य क्षेत्र को लेकर भी चर्चाएं प्रारंभ हो जाती थी। ऐसे में निर्मला देवी अलग थलग हो जाती थी। ढेर सारा एकाकीपन उनकी आंखों में उतर जाता था। वे चुपचाप घर के कार्यों में स्वयं को व्यस्त रखने का प्रयास करने लगी थी। मगर अभी 10 दिन पहले की बात है, शिवम को बुखार हो आया और वह स्वाति से अलग ही नहीं होना चाहता था। ऐसे में स्वाति ने 2-3 दिन की छुट्टी ले ली। निर्मला देवी बड़े मनोयोग से पोते की सेवा करती, सारे घर के कार्य निपटाती, मगर उसके बाद फिर उन्हें वही एकाकीपन का अवसाद सताने लगा था और वह मोहन बाबू की तस्वीर के आगे सिर झुकाए बैठी घंटों ना जाने क्या सोचती रहती थी। तब स्वाति ने इस बात पर ध्यान दिया और निर्मला देवी की पीड़ा देखकर उसका मन द्रवित हो उठा। उसे स्वयं के ऊपर भी क्रोध हो आया कि वह कैसे अपनी ही दुनिया में इतनी व्यस्त हो गई कि माँ जैसी सास के दुख का भान ही नहीं हो पाया। नहीं, अब और नहीं, वह माँ के लिए अवश्य कुछ ना कुछ करेगी। मन ही मन उसने निश्चय कर लिया। 2-3 दिन के बाद जब शिवम स्वस्थ हो गया, फिर भी स्वाति ने अपनी छुट्टियां यह कहकर 10 दिन और बढ़वा ली कि वह शिवम के साथ थोड़ा समय व्यतीत करना चाहती है, मगर अंदर अपने हृदय में वह
निर्मला देवी के अवसाद को दूर करने का प्रयास करना चाहती थी। उसने सोचा कि वह परिवार के साथ थोड़ा समय व्यतीत करेगी, उन्हें थोड़ा घुमाने फिराने ले जाएगी तो शायद उनकी मानसिक अवस्था में कुछ सुधार आए। दूसरे दिन शाम हुई तो वह निर्मला देवी के पास पहुंची और उसने कहा, चलिए माँ, हम पास वाले पार्क में चलते हैं, शिवम भी वहाँ थोड़ा खेल लेगा। निर्मला देवी पहले तो मना करती रही, मगर स्वाति और शिवम के हट के आगे उनकी एक ना चली और हार कर वह उन दोनों के साथ चल पड़ी। पार्क में पहुंचकर स्वाति ने कहा, माँ, बस एक बार इसे झूला झूला कर ले आती हूँ। स्वाति शिवम को लेकर झूले की तरफ बढ़ गई और निर्मला देवी वहीं हल्के हल्के टहलने लगी, लेकिन आदत ना होने के कारण उन्हें थोड़ी थकान होने लगी तो वह वहीं बेंच पर बैठ गई। कुछ ही देर के बाद एक बुजुर्ग सज्जन जो वहीं टहल रहे थे वह भी आकर बेंच की दूसरी ओर बैठ गए। शायद उन्हें भी थकान हो रही थी। उनके पास थर्मस में चाय थी। उन्होंने थर्मस खोला तो चाय की खुशबू फैल गई। निर्मला देवी ने कनखियों से उस ओर देखा। तभी अचानक उस सज्जन की दृष्टि भी निर्मला देवी पर पड़ी। उन्हें चाय की तरफ देखती पाकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने थैले से डिस्पोजेबल कप निकाला और थोड़ी सी चाय डालकर निर्मला देवी की तरफ बढ़ा दी। निर्मला देवी बिल्कुल अचकचा गई। अरे नहीं नहीं, आप पीजिए जी, कोई बात नहीं, आप संकोच मत कीजिए, थोड़ी सी चाय ले लीजिए। वैसे अगर आपको मुझ पर विश्वास ना हो रहा हो तो कोई बात नहीं है, उन सज्जन ने सौम्यता से कहा। इस पर निर्मला देवी मान गई और कप थाम लिया। चाय पीते पीते हुए सज्जन अपने विषय में बताने लगे। मेरा नाम सुरेश है, मैं पास की ही सोसाइटी में रहता हूँ। मेरा अपना घर है। कुछ वर्षों पूर्व पत्नी का देहांत हो गया। बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं तो सब अपने जीवन में व्यस्त हो गए हैं। 2 बेटे हैं, दोनों बाहर विदेश में नौकरी करते हैं और यहाँ मेरे लिए एक कुक और केयर टेकर लगा रखा है। शाम को बैठे बैठे मन उकता जाता है तो कुछ देर यहाँ मन बहलाने आ जाता हूँ। यहाँ बैठकर चाय पीना और छोटे छोटे बच्चों को खेलते देखना, लोगों को घूमते बातें करते देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है और साथ में कुछ डिस्पोजेबल कप भी रखता हूँ ताकि अगर कोई बातें करने वाला मिल जाए तो चाय के बहाने बातें भी कर लूँगा। कहकर वह निश्चल सी हंसी हंस दिए। निर्मला देवी ने भी अपने विषय में कुछ बातें विस्तार में तो नहीं पर संक्षेप में उन्हें बताई। स्वाति जो शिवम को झूला झुलाकर आ ही रही थी, अचानक उन दोनों को बातें करते देख रुक गई और दूर से ही उनकी बातें सुन रही थी। किसी हम उम्र व्यक्ति से मिलने और एक ही जैसे दर्द बांटने की संतुष्टि निर्मला देवी के चेहरे पर झलक रही थी। पहली बार उसे निर्मला देवी के चेहरे पर ऐसा सुकून सा दिख रहा था। वह मुस्कुराकर आगे बढ़ी और निर्मला देवी के पास आकर बोली, माँ, अब घर चलें? निर्मला देवी ने कहा, हाँ हाँ, अब घर चलो, अमर के भी आने का समय होता जा रहा है। और वह उठ खड़ी हुई। सुरेश जी को नमस्ते कर वे दोनों घर आ गए। उस दिन के बाद पार्क जाना रोज का ही नियम हो गया। जब तक स्वाति शिवम को झूला झुलाती तब तक सुरेश जी और निर्मला देवी थोड़ा टहलते, फिर बैठकर चाय पीते पीते बातें करते, फिर स्वाति उन्हें लेकर घर आ जाती। इस क्रम को अब पूरा 1 हफ्ता हो गया था। स्वाति ने मन ही मन जैसे एक निश्चय कर लिया था कि उसने अपने स्तर पर पहले सुरेश जी के विषय में सारी जानकारियां एकत्रित की। पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद वह एक दिन शिवम को निर्मला देवी के पास छोड़कर दोपहर में सुरेश जी के घर पहुंच गई। सुरेश जी पहले तो उसे देखकर अकचका गए, फिर अंदर बुलाकर बिठाया और कुक को चाय बनाने का आदेश दिया। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद स्वाति ने एकदम से अचानक पूछ लिया, अच्छा अंकल, क्या यहाँ रहते रहते आपको अकेलापन सताता नहीं है? उसके इस प्रश्न पर सुरेश जी की आंखों में जैसे दर्द का सागर लहरा गया। उन्होंने भीगे स्वर में कहा,
पत्नी के जाने के बाद तो अब यही अकेलापन मेरा साथी है। अंकल, आपका यह अकेलापन दूर हो सकता है अगर आप दूसरे विवाह के विषय में विचार करें। मेरी सासू माँ निर्मला देवी के साथ स्वाति ने बिना किसी भूमिका और बिना लाग लपेट के सीधे बात उसके समक्ष रख दी। सुरेश जी हड़बड़ा कर उठ खड़े हुए। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चुहचुहा आई। कैसी बातें कर रही हो बेटा, इस उम्र में क्या यह सब शोभा देती है? और निर्मला जी का तो मेरे हृदय से बहुत सम्मान करता हूँ। स्वाति ने मंद मुस्कान के साथ अपनी बात जारी रखते हुए कहा। अंकल, आप दोनों अपने अपने जीवन साथी को खोकर अकेले रह गए हैं और अनवरत इस वियोग का दंश झेल रहे हैं। तो ऐसे में अगर एक दूसरे का साथ मिल जाए तो क्या बुरा है? आप दोनों सदैव के लिए एक दूसरे का सहारा हो जाएंगे। आपने तो मेरी सासू माँ को देखा है, वह कितनी सरल, सहृदय, कर्मठ और निश्चल महिला है। रही आपत्ति की बात तो आप बस हाँ करें, आगे की जिम्मेदारी मेरी। मैं अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। स्वाति ने विभिन्न तर्कपूर्ण दलीलों से उन्हें समझाया तो अंत में उन्होंने अपनी सहमति दे दी, मगर साथ ही यह भी कहा कि इस विषय में निर्मला देवी का निर्णय ही अंतिम होगा। स्वाति हर्षातिरेक में उनके चरणों पर झुक गई और कहा, आप बस आशीष दीजिए, आगे का सब कुछ मैं देख लूँगी। सुरेश जी ने स्नेहस्तिक हाथ उसके सिर पर रख दिया। स्वाति ने सुरेश जी से उनके पुत्रों का नंबर लेकर वहीं से उनके पुत्रों से भी इस विषय में बात की। पहले तो वह बिल्कुल तैयार नहीं हो रहे थे, मगर बाद में उन्हें भी लगा कि शायद ऐसा हो जाए तो वह भी अपने पिता की ओर से थोड़ा निश्चित हो जाएंगे और उनकी परेशानी कुछ कम हो जाएगी। तो उन्होंने भी सहमति दे दी। स्वाति के लिए आधा किला फतह हो चुका था। जब स्वाति घर पहुंची तो शिवम सो चुका था और निर्मला देवी उसे कंबल उठा रही थी। उन्हें देखकर स्वाति मुस्कुरा पड़ी, फिर उनका हाथ पकड़कर ड्रेसिंग टेबल के समक्ष बिठा दिया और एक बिंदिया निकालकर उनके सूने ललाट के सामने आईने पर चिपका दिया। तिलमिलाकर निर्मला देवी खड़ी हो गई और तड़प कर स्वाति से कहा, यह क्या कर रही हो स्वाति? यह क्या बेहुदा मजाक है? यह मजाक नहीं है माँ। आपके जीवन में खुशियाँ लौटाने का मेरा एक छोटा सा प्रयास है। आपका पुनर्विवाह करवाना चाहती हूँ मैं। स्वाति ने निर्मला देवी के क्रोध की परवाह किए बगैर एक सांस में अपनी बात कह दी। क्या बक रही हो तुम? इस उम्र में मेरी दुर्गति मत करवाओ। हाथ जोड़ती हूँ मैं। तुम्हारे दिवंगत ससुर जी की याद काफ़ी है मेरे लिए। बहुत खुश हूँ मैं उनकी यादों के साथ। यह कलंक मत लगाओ मुझे। कहते कहते निर्मला देवी का स्वर आर्त और कंठ अवरुद्ध हो गया। मुझे मालूम है माँ, उनकी यादें हमेशा आपकी थी और आपकी ही रहेगी, किंतु अपने जीवन में नई खुशियाँ लाने का अधिकार सबको होता है। इसमें कलंक की बात कहाँ से आ गई? मैंने एकाकीपन के दर्द के सागर को अपनी आँखों में लहराते हुए देखा है। आपके जीवन के मरुस्थल के ताप को भी अनुभव किया है। एक जीवन साथी का सुखद सानिध्य ही इसको मिटाकर शीतलता प्रदान कर सकता है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। मैंने सुरेश जी से बात कर ली है और उन्होंने अपनी सहमति दे दी है और उन्हें तो आप भी अब भली भांति जानती हैं कि वह कितने सज्जन व्यक्ति हैं। स्वाति ने स्नेहिल स्वर में समझाते हुए कहा, बस करो स्वाति, मैं इस विषय में और बातें नहीं करना चाहती। और निर्मला देवी अपने कमरे में चली गई। मगर स्वाति तो जैसे सब कुछ ठान चुकी थी। उसने अपनी योजना की सारी रूपरेखा जैसे बना ली थी। दूसरे दिन सुबह अमर का मूड अच्छा देखकर उसने उससे कहा, अमर, आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करना चाहती हूँ। अमर ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उसकी ओर देखा। स्वाति ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, मैं माँ का पुनर्विवाह कराना चाहती हूँ। उनके एकाकीपन के दर्द को हमेशा उनकी आंखों से छलकते हुए देखा है। इतना सुनते ही अमर आपे से बाहर हो गया और बस इस बात पर आज उन दोनों के मध्य यह तकरार हो गई। निर्मला देवी भी किसी भी तरह यह बात
मानने को तैयार नहीं थी और अपने कमरे से बाहर भी नहीं आ रही थी। स्वाति खाना बनाकर उनके कमरे में ले गई और खाने का बहुत आग्रह किया, मगर उन्होंने खाने की तरफ देखा भी नहीं। हार कर स्वाति खाने को वहां मेज पर रखकर कमरे में चली आई। शाम को जब अमर घर आया तो शिवम ने पाउडर का डब्बा पूरा खोलकर गिरा रखा है और उसके चेहरे और कपड़े पर भी पाउडर लगा हुआ है। एक तो वह पहले से ही गुस्से में था, उस पर से शिवम की यह हालत देखकर उसके क्रोध पर पारावार ना रहा। उसने जोर से आवाज लगाई, स्वाति, स्वाति कहाँ हो तुम? लेकिन स्वाति की तरफ से कोई उत्तर ना पाकर फिर चीखा, स्वाति क्या सुन नहीं रही हो? कहाँ हो तुम? उनकी तेज आवाज सुनकर निर्मला देवी भी हड़बड़ा कर कमरे से निकल कर आ गई। उन्होंने शिवम को गोद में उठा लिया और पाउडर का डब्बा बंद करके रख दिया। फिर आंचल से शिवम का मुंह पोंछने लगी। अब अमर चारों ओर स्वाति को ढूंढने लगा, मगर स्वाति कहीं दिखाई नहीं दी। उसने निर्मला देवी को पूछा, मगर उन्होंने भी अनभिज्ञता दिखाई और दोनों चिंतित हो गए। घर से बाहर निकलकर अमर ने तुरंत गाड़ी निकाली और पूरी कॉलोनी में इधर उधर छान मारा, मगर स्वाति कहीं भी नहीं मिली। उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। अमर ने शहर में रहने वाले सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी फ़ोन करके पूछा, मगर स्वाति कहीं भी नहीं थी। पागलों की तरह अमर उसे चारों ओर ढूंढ रहा था, मगर उसका कोई अता पता नहीं था। थक हार कर वह घर वापस आया और निर्मला देवी की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ा। माँ कहाँ चली गई मेरी स्वाति? मैंने गुस्से में उसे जरा बोल क्या दिया? वह तो मुझसे रूठ कर चली ही गई और पता नहीं वह कहाँ होगी और किस हाल में होगी। अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। उसके बिना जी नहीं पाऊँगा मैं उसके बिना एक पल नहीं रह सकता माँ। अमर तभी स्वाति की आवाज़ कमरे में गूंजी। दोनों ने आवाज़ की दिशा में देखा तो देखा दरवाजे पर स्वाति खड़ी थी। वह दौड़कर आगे बढ़ा और खींचकर स्वाति को सीने से लगा लिया। कहाँ चली गई थी स्वाति मुझे छोड़कर? तुम्हें मालूम है कितना परेशान हो गया था मैं तुम्हारे बिना। मैं कहीं नहीं गई थी अमर, यहीं और इसी शहर में थी। यहाँ मेरी एक सहेली रहती है जिसका हाल में ही दूसरे शहर से यहाँ स्थानांतरण हुआ है। मैं उसके घर ही गई थी तुमसे दूर होकर। बस मैं तुम्हें यह एहसास दिलाना चाहती थी कि जीवन साथी से दूर होने का दर्द कितना हृदय विदारक होता है। अरे मेरे और तुम्हारे विवाह को तो मात्र 7 साल हुए हैं और तब तुम मेरे लिए इतना तड़प रहे थे। अब तुम माँ के विषय में सोचो। इन्होंने पूरी जिंदगी पापा के साथ गुजारी और इस उम्र में आकर उन्हें यह एकाकीपन का दर्द झेलना पड़ रहा है। हम दोनों तो अपने अपने काम पर चले जाते हैं, शिवम भी स्कूल चला जाता है। जरा सोच कर देखो कि माँ को ये अकेलापन कितना सताता होगा। आज तुम्हें खुद दर्द हुआ तो माँ की गोद में लेटकर अपना दर्द उनसे बांटने लगे, पर कभी उनके दर्द को बांटने के विषय में सोचा है? जब वह हमारे जीवन में खुशियाँ भर सकती है तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम भी उनके जीवन में खुशियाँ लौटाने के विषय में सोचें? अरे दुनिया का क्या है और दुनिया की परवाह हम करें भी क्यों? आज जब माँ अकेली होती है तो बताओ यह दर्द बांटने कौन आता है? तो हम भला क्यों किसी की परवाह करें? अमर विस्फारित नेत्रों से स्वाति की ओर देखता रह गया और उसकी बातों को सुनता रह गया। अचानक उसके मुंह से निकला, शायद तुम सही कह रही हो स्वाति। मैं अपनी ही दुनिया में मग्न हो गया था और जाने अनजाने में बहुत स्वार्थी हो गया था। आज मगर तुम्हारे इस अनूठे निर्णय और निरर्थक रूढ़ियों को तोड़ने की तुम्हारे इस हिम्मत और साहस में मैं तुम्हारा साथ हूँ। स्वाति अचानक निर्मला देवी चीख उठी, दिमाग खराब हो गया है तुम दोनों का। अमर ने भावुक होकर उनके कांपते हाथ थाम लिए। दिमाग तो अब ठीक हुआ है माँ, और हम दोनों मिलकर तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लौटा कर रहेंगे। पागल मत बनो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। निर्मला देवी का स्वर ऊंचा हो गया।
अगर आप जिद्दी हो तो मैं भी आपका बेटा ही हूँ। माँ, आप भी कान खोलकर सुन लो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आज से खाने को हाथ भी नहीं लगाऊंगा जब तक आप हाँ नहीं करोगी। 15 दिन के बाद सभी बच्चों की उपस्थिति में सुरेश जी और निर्मला देवी का शुभ विवाह अदालत में संपन्न हो गया और अब पूरा परिवार मंदिर की ओर रवाना हो गया इस प्यारे से नए संबंध पर ईश्वर की आशीष लेने। दोस्तों, उम्र होने के बाद हमारे जीवन में जीवन साथी की ज़रूरत होती है जो बुढ़ापे का एकमात्र सहारा होता है। पाठकों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।